बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से बात सुनिएगा प्लीज। हम लोग 3 सवाल आपको दिए थे। इन 3 सवालों में बहाने बहाने से आपके पास बीच में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। आज इस सवाल के बहाने पोल्ट्री फॉर्म जो मेरी बुक के अंदर सवाल है ये आपको मिल सकता है ऑन पेज नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है जिसका डाटा मैंने आपको दिया था। ये सवाल पूरा करेंगे, साथ में रीड करेंगे और इस सवाल में कुछ वेरिएंस ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं किए, आज वो वेरिएंस भी जो है वो हम ट्रैक करेंगे। 2000 सेल्स वेरिएंसेस हमारे पास छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट जो है वो रह गए हैं। ये उनमें से पहला जो है वो कॉन्सेप्ट है, तो आज आपने थोड़ा होशो आवाज में बैठना है। अगर आज ये चीजें एंड हो जाती है तो फिर हम फौरन से पास पेपर के अंदर मूव कर जाएंगे, लेकिन वहां पर अच्छे से काम करने के लिए आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। सेल्स वेरिएंस इज वन ऑफ दोज टूल्स। सर मैं सवाल रीड करने जा रहा हूँ। कह रहा है जनाब, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कह रहा है जनाब, मोल्टीफॉर्म लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बेड कंपनी इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एंड डिपार्टमेंट। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम तो हर कंपनी यूज कर रही है। आपने आज के बाद इस क्लास के बाद ध्यान करना है, कंपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है। सर कोई फर्क पड़ेगा? सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, आपने कॉस्ट कार्ड जो है वो मंड मंड के बैठ के बनाया है। अगर कंपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है तो कॉस्ट कार्ड में सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी इंक्लूडिंग फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट, जिसको आप प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब किया करते हैं। अगर यही कंपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन की जगह स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही होती तो इस प्रोडक्ट के कॉस्ट कार्ड के अंदर सिर्फ ये 3 आइटम आते ऐसे ही। और यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है इसकी जगह आपके पास लिखा हुआ होता ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का क्या डिफरेंस है? क्या इसमें फिक्स ओवरहेड कॉस्ट नहीं आती? सर आती है, लेकिन फिक्स ओवरहेड कॉस्ट अलग से माइनस होती है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से। सारी इंफॉर्मेशन इसके आपको दे दी है। स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कार्ड फॉर वन ऑफ इट्स मॉडल। वन ऑफ इट्स मॉडल का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट कार्ड बना हुआ है। पेपर में बार बार बोल रहा हूं, अगर पर यूनिट कॉस्ट कार्ड नहीं होगा आपको पर यूनिट के ऊपर काम करना है। 250 का बेच रहे, ये सारी की सारी हमारी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हमारी इस प्रोडक्ट की आ रही है भैया 142, और इस 142 में हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि 108 रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। कह रहा है बजटेड प्रोडक्शन एंड बजटेड सेल्स दोनों सेम है। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि इन्वेंट्री हमारे पास होगी। बजटेड प्रोडक्शन एंड बजटेड सेल्स आर बोथ 1000 बेड्स पर मंथ। The following are the actual results for the manufacture and sale of the Dreamers for the most recent month. कह रहा है ये जो भी महीना गुजरा है ना, इस महीने में हमारी कंपनी ने 1200 बेड बना के बेचे और बेचा 240 के हिसाब से, हालांकि सोच के बैठे थे 250 का बेचना। अच्छा, प्रोडक्शन हुई है 1300 की, प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, सेल कम हुई है। नीडलेस टू से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, तो बाकी 100 यूनिट आपके पास फिनिश गुड के टी अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होंगे। कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड यूज 16,000 ही परचेज किया, 16,000 ही यूज कर लिया। अगर ये क्वांटिटी ऊपर नीचे होती तो कल वाली क्लास का कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कुछ परचेज पे निकाल देती है, कुछ इशू पे निकालती है। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोग इशू पे निकालेंगे। ₹1.40 पर मीटर का हमने बाय किया, 1.5 का सोच के बैठे हुए। डायरेक्ट लेबर वर्क एंड पेड, चले आज के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। लेबर ने 5000 घंटे काम किया और 5000 घंटे के पैसे ही पे हुए। अभी आज की क्लास में एक कॉन्सेप्ट और है, जब लेबर को पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे और उसने काम कम किया होगा तो सर लेबर को पैसे क्यों दे रहे हैं? लेबर को पैसे इसलिए हम पे कर रहे हैं क्योंकि उसने जो काम नहीं किया वो उसकी गलती नहीं, हमारी गलती। भाई यहाँ पर अगर पूरा एडमिन स्टाफ आ गया, अभी आपको याद होगा पिछले हफ्ते टैक्स की क्लास के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ था और क्लासेस ऑफ हो गई थी। पूरा दिन इनके पास लाइट ही नहीं थी, 6-5 घंटे। अगर उसमें 2-3 घंटे पहले स्टाफ को ऑफ दे दें, स्टाफ काम नहीं कर रहा, तो एडमिन वालों की सैलरी तो नहीं काट सकते, उनका तो कोई मिस्टेक नहीं है। तो हमारे पास अभी नेक्स्ट सवाल में लेबर के वो घंटे भी आएंगे जिसमें लेबर को पैसे तो मिल रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहा, आइडल टाइम। आगे बोल रहे जनाब वेरिएबल ओवरहेड है 75,500। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड के घंटे नहीं लिखे। सर घंटे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? जो घंटे लेबर के हैं वही घंटे वेरिएबल के होंगे। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आ रही है 54,600। कह रहे देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, मतलब 1300 बनाए, 1200 बेचे, तो 100 मेरे पास क्लोजिंग के अंदर है। सर सवाल की रिक्वायरमेंट में मेरे पास स्पेस कम थी, सवाल की रिक्वायरमेंट में आपसे सारे के सारे वेरिएंस मांग रहा है। इनमें से 9 वेरिएंस आपने बाहर निकाल दिए थे, अगर आपको याद हो। आपने फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस जो है वो पूरे कर लिए थे। अच्छा जरा गौर करें फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस कौन कौन से मांग रहा है। एक तो मांग रहा है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, लेकिन फिर मांग रहा है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कौन सा वाला वेरिएंस आपको दिख नहीं रहा? सर वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं आपको नजर आ रहा? बेटा ये वॉल्यूम वेरिएंस आपको नजर आ रहा है,
एग्जामिनर ने वॉल्यूम वेरिएंस टोटल में निकालने के बजाय बोला है कि वॉल्यूम वेरिएंस कंपोनेंट में निकालो। तो पेपर में अगर ऐसा हो तो आपने यही दोनों वेरिएंस बाहर निकालने, लेकिन कैलकुलेटर में एहतियातन वॉल्यूम वेरिएंस भी निकाल लें। क्यों निकाल लेना? ताकि वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को फिर आपस में ताकि वॉल्यूम के दोनों कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर कर सको। अच्छा, पेपर में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब वॉल्यूम निकालो तो फिर एक्सपेंडिचर के साथ दोनों को मिला के एक चीज आपने और निकालनी है, ओवर अंडर एब्जॉर्ब। क्यों निकालना है सर? पेपर में एग्जामिनर बोल रहा है तो और बात है, नहीं बोल रहा तो आप अपने आंसर को हाथ के हाथ चेक कर लेंगे, आपके 6 से 8 मार्क्स ब्लॉक हो जाएंगे। सर सेल्स की वेरिएंस है, प्राइस का वेरिएंस है, इन दोनों पे हम बात करते हैं। पहले हम नॉर्मल वेरिएंस जो है वो निकालें। आपको होमवर्क मैंने आपको दिया था, आए इसको पूरा करें मेरे भाई। पिछले सवाल की तरह सबसे पहले मैं आपके पास कैलकुलेट करने जा रहा हूं रेट वेरिएंस। मेरे भाई कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होती है। किन दो चीजों के बीच में होती है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल। क्योंकि मैं रेट की बात कर रहा हूं तो दो चीजें हो जाएंगी। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। अच्छा, कॉस्ट के मेरे पास कितने कंपोनेंट है सवाल में? मटेरियल है, मटेरियल प्राइस, लेबर रेट और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये इन सारे रेट वेरिएंसेस का नाम है। सर इन दोनों के अंदर जो भी डिफरेंस आ रहा होता है, एक घंटे के ऊपर, केजी के ऊपर, मीटर के ऊपर, उस डिफरेंट को हम स्प्रेड कर देते हैं बाय द टोटल क्वांटिटी, ताकि उस टोटल क्वांटिटी के बेस के ऊपर हमारे पास हमारे वेरिएंस आना स्टार्ट हो जाए। ऐसे ही मेरे भाई आप लोगों ने ये सॉल्व किया होगा तो हम थोड़ा स्पीड से जो है वो मूव कर सकते हैं इसके अंदर। मुझे बताएं भैया, मटेरियल का पर मीटर स्टैंडर्ड रेट क्या था? 1.5। अच्छा, मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट था 1.5 रुपया पर मीटर। हमने कितना खर्च किया? तो बड़ा ऑब्वियस सा हो गया पर यूनिट के ऊपर ना, इसलिए चीजें आसान लगती है कि समझ में आ जाता है फौरन से। सर आपने 10 पैसे बचा लिया हर मीटर के ऊपर, और कितना मीटर आपने बाय किया? तो अगर हर मीटर पे 10 पैसे बचाए हैं, 1600 रुपए फेवरेबल, ऐसा। अच्छा, लेबर को कितने पैसे देने थे? 6 रुपए घंटा। दिया किस रेट पर? चलो जी सर, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब वेरिएंस आएगा नील। सर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर किस रेट पे था? अच्छा, और किस रेट पर आपने दिया? सर ये दिया हुआ तो नहीं एग्जामिनर ने, एक कैलकुलेशन मैं जो अपने पास करूंगा। मैंने 75,500 रुपए खर्च किए 5,000 घंटों के लिए। कितना बनता है दोस्त? 15 पॉइंट पूरा। अच्छा, 15 रुपए घंटे का बिल आना था, 15 रुपए 10 पैसे का आ गया। हर घंटे के ऊपर 10 पैसे का नुकसान। कितने घंटे काम हुआ? 5,000 घंटे। तो कितना हो गया? 500 रुपए का नुकसान। क्या ये बात क्लियर होती है? रेट वेरिएंस इज द इजीएस्ट वन देयर इज। अच्छा, अभी सवाल में आज के दिन एक काम और भी आएगा। वो जो प्रोसेस में तुम लोग ईपीयू स्टेटमेंट बनाया करते थे, वो ईपीयू स्टेटमेंट यहाँ भी आएगा। ईपीयू स्टेटमेंट में याद होगा फिनिश गुड आता था उल्टे हाथ पर। अगर फिनिश गुड ओपनिंग वाला है तो फिनिश गुड दो आते थे, एक ओपनिंग वाला और एक इसी पीरियड का। नॉर्मल लॉस आता था, नहीं लिया करते थे, पता है तुम्हें रीजन। एबनॉर्मल लॉस, ओपनिंग, क्लोजिंग वगैरह वगैरह वगैरह। और टॉप पर कॉस्ट के कंपोनेंट आ रहे होते थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। नीचे तुम्हारे पास, सुन लो भाई हमजा, नीचे तुम्हारे पास यूनिट्स आ रहे होते, जिन यूनिट्स का तुमने पैदा होने के बाद नाम क्या रखा था? ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स। आप गौर करें, जितने रेट वेरिएंस मेरे जो है वो निकलते हैं, उसमें यूनिट्स का कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा हो। इस पूरे रेट वेरिएंस में यूनिट का जिक्र कहां हो रहा है मुझे बताएं? आपने पर मीटर रेट बताया, डिफरेंस बताया, क्वांटिटी बताई, यूनिट की क्वांटिटी नहीं बताई, माल की क्वांटिटी बताई। आप यूनिट का यूज कहां पे लेकर आते हैं? ये बहुत छोटी बात है। जो लोग अभी क्लास में नहीं है या जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उन्होंने गौर से बात सुनी है। जो लोग क्लास में नहीं, उनको आपने की बात बतानी है कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं ना, उसका रेट वेरिएंस के साथ कोई काम नहीं, 1 रुपए का काम नहीं। नंबर ऑफ यूनिट की मुझे जरूरत कहां पड़ती है? सर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर। जरा ध्यान करना, अभी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी स्टार्ट करने से पहले। ये मैं निकालने जा रहा हूं, दोस्त एफिशिएंसी वेरिएंस। सुनना मेरी बात जरा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये वो हैक्स है कि कोई बंदा पेपर में बैठा बैठा स्टंबल होकर फंस जाए ना कि अब मैंने क्या करना है, उसके सारे मसलों का हल। कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है। कौन सी दो चीजें? और यहां पर क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं एफिशिएंसी की, तो मैं स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात करूंगा। असल में कितने घंटे में काम होना चाहिए था,
एक्चुअल एफिशिएंसी की बात करूंगा, कितने घंटे में काम हुआ, और जो भी डिफरेंस मेरे पास आएगा उसको रेट से, कौन सा रेट, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या निकाल दूंगा, वेरिएंसेस। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मैं 7 लाख वेरिएंस को दूसरे स्टाइल से सॉल्व कर रहा हूं जिस तरह आप सॉल्व किया करते हो। मेरे बेटे कितने बिस्तर बने, कितने बेड बने, कितने यूनिट बने सवाल के अंदर। अच्छा, तो तुम लिखते हो 13,000 यूनिट शुड टेक 1300 यूनिट शुड टेक 12 मीटर के हिसाब से, 12 मीटर है 15,600 मीटर, इतने में काम होना चाहिए था, बट वी डिड टेक, अच्छा 15,600 मीटर का काम 16,000 मीटर में कर दिया। ऐसे तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ये करते हो, यही बात तुम यहां पर ऐसे नोट कर लेते हो, चाहो तो कैलकुलेशन एग्जामिनर को दिखा दो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो। 1300 यूनिट शुड टेक 12 के हिसाब से कितना, 15,000, लिया कितना, 16,000 मीटर। ऐसा 400 मीटर का नुकसान मार दिया। 1.5 रुपए का अगर 1 मीटर है तो 400 मीटर जाया खर्च करने का मतलब क्या हुआ। अब मेरी बात सुनना, ये एफिशिएंसी वेरिएंस मैंने स्टार्ट कहां से किया, 1300 क्या है बेड, अच्छा 1300 क्या है सर, 1300 एक्चुअल प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो गौर करना, रेट वेरिएंस निकालने के लिए मुझे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो सवाल में अगर ईपीयू आ जाए ना, तो ईपीयू वाले सवाल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी मेरे भाई एफिशिएंसी वेरिएंसेस के लिए। कैलकुलेट नहीं किया मैंने, आई ब्रिंग दिस फ्रॉम माय मेमोरी। आज से 20 साल बाद जब तुम बुढ़े हो जाओगे और तुम्हारे 4, 5, 6 बच्चे हो जाएंगे और 2, 3 बीवियां हो जाएंगी, मुझे तब भी याद होगा। अच्छा सर, दोबारा से उठो, तुम छोटू वहां उठो, वहां सब कुछ उठाओ, सामान उठाओ, शाबाश, दरवाजा बंद करो बाहर का। रजिस्टर का है तुम्हारा कॉस्ट्यूम, ये तो बुक है इसके अंदर है। अच्छा ये बंद करो और यहाँ आगे आगे बैठो रहमान के साथ। रहमान नाम है तुम्हारा, नाम इतना अच्छा है, तुम्हारे नाम वाले लोग काम सही नहीं कर रहे। अच्छा मेरे भाई लेबर ने, एक सेकंड, कितने यूनिट बने, 1300। एक यूनिट कितने घंटे में बनना चाहिए था, एक यूनिट कितने घंटे में बनना चाहिए था, तो ये 5,200 घंटे का काम था। लेबर ने कितने घंटे में किया, लेबर ने दोनों हाथ लगा दिए, 5,000 घंटे में काम पूरा कर दिया, 200 घंटे बच गए। 1 घंटे का रेट क्या है बॉस, 6 रुपया, तो 200 घंटे का मतलब क्या हुआ। अब सुनना, बड़ा मजा आएगा, टाइम बचेगा। कितने घंटे में काम होना चाहिए था, 5,200, कितने घंटे में हो गया 5,000, कितने घंटे बच गए 200। कहां से लेकर आ रहे हैं, छाप रहा हूं भाई। ऐसे ही। अच्छा शुगल शुगल में इनका टोटल भी कर लेते हैं, कोई हर्ष तो नहीं है जी मेरे भाई। 1100 कौन सा पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव। चलो भाई, क्या ये बात क्लियर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, हमारे 6 वेरिएंस पैक हो गए। सर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब हमें निकालना है फिक्स ओवरहेड का खानदान। मैं ये खानदान डायरेक्ट निकाल रहा हूं यहां पर ट्री की फॉर्म में, ताकि ट्री भी बन जाए और काम भी हो जाए। फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस को हम लोग अपनी जबान में क्या बोला करते थे, कल बात की है भाई, कल बात की है, कल बात की है। ऐसा लगता है तुम लोग सुन, तुम्हारे सर पे किसी ने पत्थर मारा था। कौन कौन से 2 वेरिएंस है, आप बोला करो ना यार, ऐसे बोला करो। कुछ बच्चा तो इतना सुन होके बैठ जाता है कि पूछना पड़ता है भाई बचपन में हाथ से तो नहीं गिर गए, और कुछ तो उससे भी एक स्टेप आगे होता है। बेटा वॉल्यूम के भी 2 बच्चे, ओहो, एफिशिएंसी, और कितने लोगों ने ईमानदारी से बताएं ये काम किया हुआ है, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, कितने लोगों ने नहीं किया हुआ, सच सच बताएं। खैरियत थी भाई, लोड बहुत आ गया था, टैक्स और FR1 का बहाना नहीं करोगे, क्या खराब थी,
तबीयत कहाँ से, अंदर से कमजोरी, वो नींद करो उसकी वैसे वीकनेस हो जाती है। अच्छा सर अगर आप बोर्ड पर है, मेरे बेटे ओवर अंडर एब्जॉर्ब टोटल क्या चीज है, उल्टा ही बोल दिया, फिक्स ओवरहेड टोटल वैरिएंस क्या चीज है, ओवर अंडर एब्जॉर्ब। ओवर अंडर एब्जॉर्ब दो चीजों से मिलकर बनता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। अच्छा OAR कितना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट 40 रुपया फी यूनिट। कितने यूनिट्स बनाए, 1200 से मल्टीप्लाई करूं 1300 से करूं, क्योंकि इसी वजह से प्रिज्यूम बोला करते थे एक्टिविटी प्रोडक्शन वाली होती है। देखें पुरानी बातें अब काम आ रही है। 40 इंटू 1300 ना 52,000, जेब में आए 52,000, खर्चा बेटा वेरियंस आ रहा है -2600। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप बड़े हो गए तो बड़ों वाले खाने भी खाएंगे, बड़ों वाला पानी भी जो है वो पिएंगे। मेरा भाई अब ये बार बार ना कैलकुलेशन करना छोटे बच्चों का काम है। कैफ 3 के ग्रुप ए के आप जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप बी में, सिर्फ 2 महीने हैं बस, आपने एग्जाम को हाथ लगाना है, इंशाल्लाह आप ग्रुप बी में होंगे। और फिर जो आपके आने वाली नई नस्लें हैं उनको आप आगे बताएंगे अबे कॉस्टिंग तो बहुत आसान है, हो जाता है, ऐसे ही बोलना है ताकि उनकी और भी ज्यादा जो है वो हटे और वो बोले भाई हम सब तो हो नहीं रहा, इनको क्यों आसान लग रहा है। एक दफा पेपर क्लियर हो जाए, जो मर्जी झूठ बोलो जायज है। बोलना मैंने एग्जाम से एक रात पहले बैठ के पढ़ा, जो मर्जी बोल दो, क्या बोलना मैंने 52 मार्क्स का किया, पास हो गया, ठीक है ना। और अगर मेरिट आ जाए ना, बोलना यार 70 मार्क्स का जो है वो करके आए हो, बंदा 6 महीने कंफ्यूज रहे। अच्छा दो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, दो चीजों का आपस में कंपेयर करता है। मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा, सवाल में जाके बताओ बजटेड एक्सपेंडिचर कितना था, कैसे निकाला, दिया हुआ नहीं है सवाल में। बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, फॉर्मूला याद है सर। रेट दिया हुआ है 40 रुपए पर यूनिट, सर एक्टिविटी दी हुई है 1000 यूनिट, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई बात नहीं सर, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके, तो इसका मतलब बजटेड ओवरहेड कॉस्ट मेरे पास कितनी थी, 40,000 एक्सपेंडिचर था बजटेड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना था, ओके 14,600 रुपए का नुकसान खाया है। अंडर एब्जॉर्ब नहीं बोलना, खबरदार तो उसको अंडर एब्जॉर्ब बोला, अंडर एब्जॉर्ब इन दोनों का आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा बेटा जैसे एक्सपेंडिचर निकाला वॉल्यूम भी ऐसे निकालना, कितने यूनिट्स के ऊपर रिकवरी करनी थी, 1000, 40 रुपए के हिसाब से। अच्छा कितने यूनिट पर यूनिट बन रहा, 40 रुपए प्रिंट कर रहे, यूनिट बन रहा 40 रुपए प्रिंट कर रहे, 40,000 प्रिंट करने थे, 52,000 प्रिंट कर दिए, कितने पैसे ज्यादा प्रिंट कर दिए, ज्यादा पैसे प्रिंट कर दिए, मतलब पैसा जेब में आ गया, फेवरेबल। तो 12,000 फेवरेबल, 14,600 एडवर्स, रिकंसाइल हो रहा है, बेहतरीन शानदार करके हो रहा है। अब निकालना है एफिशिएंसी और कैपेसिटी। एफिशिएंसी आप पहले ही निकाल चुके हैं, ऊपर घंटे दिए हुए हैं, कितने घंटे का काम था, कितने घंटों में हुआ, 200 घंटे, पैसे बच गए। वहां यहाँ पे यही बात करें सेम। स्टैंडर्ड एफिशिएंसी 1300 यूनिट, किसी को समझना है तो दोबारा सॉल्व कर रहा हूं। 4 घंटे के हिसाब से 5200 घंटे का काम था, मजदूर ने 5000 घंटे में किया, गोली काम किया मजदूर ने, कितने पैसे बचा लिए भैया, फेवरेबल एफिशिएंसी 200 घंटे और स्टैंडर्ड रेट, इसको भी OAR बोला जाता है, लेकिन ये कौन सा वाला OAR है, ये घंटे वाला है। घंटे को घंटे से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 है, और ये भाई 10 रुपए घंटा, 200 इंटू 10, 2000 पॉजिटिव फेवरेबल आ रहा है। कैपेसिटी अपने बाप पर गया है, सही है। सर कितने घंटे की प्लानिंग की थी, मेरे भाई 1000 यूनिट बनाने थे, 1 यूनिट 4 घंटे के अंदर बनता है, तो बजटेड काम था 4000 घंटे का। सुनना बजटेड कैपेसिटी क्या बोल रही थी, 4000 घंटे के एवज पैसा रिसीव करेंगे, और 1 घंटे पे 10 रुपया रिसीव करते हैं, तो 40,000 रिसीव करना था। एक्चुअल कैपेसिटी सर 5000 घंटे काम किया और हर घंटे पे 10 रुपए हम प्रिंट कर रहे थे, तो 50,000 मैंने रिकवर कर लिया। तो 40 की रिकवरी अगर 50,000 हो जाए तो क्या होता है, क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? ऑनलाइन वालों किसी किस्म का कोई सवाल?
कोई मुसीबत, कोई पकड़ाट, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? सबने किया, जिन लोगों ने घर पे किया है, जिन्होंने किया उनसे बात कर रहा हूँ। कैपेसिटी दोबारा बता दूं यार, यहाँ बता देता हूँ, थोड़ी स्पेस खुल जाएगी। कैपेसिटी मेरे भाई दो चीजों को आपस में कंपेयर करती है। बजटेड कैपेसिटी, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है घंटों के ऊपर पैसे रिकवर करने, और एक्चुअल कैपेसिटी। जिस तरह यूनिट के ऊपर ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है, उस तरह घंटे के ऊपर भी ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है। तो साल जब स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या प्लान किया हुआ था, कितने घंटे काम करूंगा? सवाल में लिखा नहीं है, सवाल में इनडायरेक्ट बोला, कह रहा है 1000 यूनिट काम करना था। इसका मतलब लंबी करके बोल रहा है, हर यूनिट 4 घंटे में बन रहा है, तो 1000 यूनिट काम करने का मतलब नियत क्या थी? नियत ये थी कि 4000 घंटों के एवज पैसा रिसीव करोगे। असल में कितने घंटे में काम किया? ज्यादा घंटे में काम किया। अच्छी बात है, बुरी बात है? सर ये अच्छी बात है, ये एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं है। अच्छा, अगर किसी को ये बात समझ ना आए तो कोई यूं समझे, 1 सेकंड में बात समझ में आ जाएगी। मेरी एक एयरलाइन है, फ्लाई जिना। हमने प्लान किया था कि हमारे 4000 फ्लाइंग आवर्स होंगे इस महीने में। इतनी फ्लाइट्स होंगी कि हम 4000 घंटे जहाज को ऑन रखेंगे हवा में। महीना खत्म हुआ तो पता चला बिकॉज ऑफ डिमांड मैंने 5000 घंटे जहाज को यूज किया है। फ्रॉम एन एयरप्लेन, फ्रॉम एन एयरप्लेन कंपनी व्यू पॉइंट, इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्योंकि कैपेसिटी ओवर यूटिलाइज आपने की। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है डाइवो, कराची टू हैदराबाद। मैंने प्लान किया है कि आने वाले हफ्ते में 4000 घंटे का ट्रिप होगा, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, 4 घंटे हो गए। 1000 ट्रिप मारने थे, हर ट्रिप 4 घंटे की है, 1000 ट्रिप होंगी 4000 घंटे। पता चला 5000 घंटे बस जो है वो रोड पे रही है। इसका मतलब ज्यादा ट्रिप लगे, इसका मतलब आपने अपनी मशीन को ज्यादा इस्तेमाल किया। अच्छी बात है, बुरी बात है? सर बहुत अच्छी बात है। पता है क्यों? क्योंकि डाइवो वालों की जो बसें हैं, वो बसें उन्होंने ली हुई है लीज के ऊपर, और लीज की कॉस्ट जा रही है फिक्स। मैंने महीने का 4 लाख 6 लाख रुपए देना ही देना है लीज कंपनी को। तो सेठ की ख्वाहिश क्या होगी? अबे 6 लाख तो मैंने देना है, ट्रक ज्यादा इस्तेमाल करो, जहाज ज्यादा इस्तेमाल करो, ताकि वो फिक्स कॉस्ट को मैं रिकवर करूं यार अपने पास। और आखिरी एग्जांपल, आपका होटल है 5 स्टार, जिसमें 500 कमरे हैं, और क्योंकि होटल वाले कमरे की बेस पे पैसे चार्ज नहीं करते, रूम पर नाइट की बेस पे पैसे चार्ज करते हैं, तो पूरे महीने में 500 इंटू 30, आपके पास रूम नाइट्स आउटलेट जो है वो देने के लिए 1500 बनती है। आपने प्लान 15000 बनती है, आपने प्लान किया 4000 रूम नाइट्स बुक होंगे, लेकिन एकदम से लाहौर में बारिशें हो गई, जो कस्टमर यहाँ स्टे करने आया था उसने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया, और 5000 रूम नाइट बुक हुई। ये कैपेसिटी ओवर यूटिलाइज करना होटल के लिए अच्छी बात थी, बुरी बात? तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। आपने 1000 घंटे ज्यादा यूटिलाइज कर लिए, मशीन को खींच के यूज किया है। तुम पढ़ने बैठे थे, नियत थी 1 घंटा पढ़ने बैठूंगा, तुमने लेक्चर खोला, सामने अली अहमद, तुम्हें मजा आना स्टार्ट हो गया पढ़ने में, तुमने मंडे मंडे पूरा टॉपिक पैक कर दिया। अब अच्छी बात है, बुरी बात है? अबे घर वाले सबके देंगे, मेरे बच्चे को बुरी नजर ना लगे, ठीक है ना? ओवर यूटिलाइज कर दिया। नॉर्मली हम लोग ओवर यूटिलाइज कब करते हैं? अपनी कैपेसिटी, एग्जाम से 1 महीना पहले। होता यही है, नॉर्मल है, परंपरा है। मल्टीप्लाई बाय OAR, घंटे का रेट 10 रुपया, 10,000 फेवरेबल। समझी हुई हो छोकरो? अब मैंने दोनों स्टाइल से सॉल्व कर दिया, तो दोनों स्टाइल से छाप लो। हाँ मेरी जान बोलो भाई, ये पुराना सवाल था, नया सवाल अब स्टार्ट हो रहा है। आए जरा बोर्ड पर 2 मिनट के लिए कैलकुलेटर खोल के भाई की बात ध्यान से सुने। 2 वेरिएंस निकालने, लड़कियों बात सुन लो, 2 वेरिएंस निकालने। कौन कौन से? सेल्स प्राइस वेरिएंस, और एक होगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। पहले मैं बात कर लूं सेल्स प्राइस की, बोर्ड के ऊपर 2 मिनट के लिए। प्राइस वेरिएंस बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम, छाप लेना, मैं छापने का टाइम दूंगा यार, बहुत ही अच्छा वेरिएंस है, हल्का वेरिएंस। सेल प्राइस कहता है ये देख लो कितने का बेचना था और कितने का बेच दिया। तो मेरे भाई सवाल में जाके बताएं, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जब साल स्टार्ट हुआ तो मेरी नियत क्या थी? 1 यूनिट कितने का बेचूंगा? 250 का 1 यूनिट बेचने की नियत थी। साल बोल रहा हूं, महीना स्टार्ट हुआ, जब महीना एंड हुआ तो पता चला कि 1 यूनिट मैंने कितने का बेचा? मुझे बताएं, 250 की चीज 240 की बेचकर आ गया हूं, कंपनी को इसका फायदा हो गया, नुकसान हो गया? दिस इज एडवर्स प्राइस पर यूनिट।
₹10 का नुकसान मैंने 1 यूनिट पे किया है सस्ता बेच के। कितने यूनिट बेचे? वेरी गुड, एक्चुअल यूनिट सोल्ड। सर हर यूनिट के ऊपर आपने ₹10 का नुकसान दिया है, तो इसका मतलब टोटल आपने सस्ता माल बेच के हमारी कंपनी को ₹12,000 का नुकसान दे दिया। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। सेल्स प्राइस वेरिएंस वैसे लड़ाई झगड़े वाला है ही नहीं, लड़ाई झगड़े वाली इसकी बहन है। आए इसकी बहन की बात करें। बहन का नाम क्या है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ऐसा ये नाम सही है, इस नाम में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका नाम मॉडिफाई हो सकता है। हमारी कंपनी कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है? एब्जॉर्प्शन के मार्जिनल। अगर हमारी कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है, इस वेरिएंस का अच्छा नाम होना चाहिए सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। हमारी कंपनी कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है? ये लिखा हो, कंपनी इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अगर यहां लिखा होता कंपनी इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, तो इस वेरिएंस का नाम सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट की जगह सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस हो जाता। क्या ये बात क्लियर होती है? कोई फटा इसके अंदर? अच्छा, वॉल्यूम क्या चेक कर रहा है? सर वॉल्यूम भी बड़ा मासूम इंसान है, कम चीजें ही चेक कर रहा है। वो ये बोल रहा है बताओ कितना बेचना था और कितना बेच दिया। अच्छा भाई, बजटेड सेल्स मैं क्या सोच के बैठा महीने के स्टार्ट में कि कितने यूनिट बिक जाएंगे? 1000। असल में बिक कितने गए? सिंपल सवाल है, वेरिएंस को साइड पर रख दे यार। 1000 बेचने की नीयत बांधी, 1200 बेच दिए। ज्यादा माल बेचना कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, बुरी बात? तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? दिस इज द फेवरेबल वॉल्यूम। तो हमारा ट्रेनी कैफ क्वालिफाइड 19,300 रुपए वाला कुशल तब जाएगा, बोलेगा बॉस बहुत मुबारक हो, हमने 200 यूनिट ज्यादा बेच दिए, अब ज्यादा पैसे कमाए होंगे। तो बॉस ने बोला बेटा ये बताओ 1 यूनिट के ऊपर हम कितना मुनाफा कमाते हैं नॉर्मली? सर एज पर दी बजट स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, 1 यूनिट के ऊपर मैंने प्लान किया था कि मैं 108 रुपए प्रॉफिट अर्न करूंगा। सर ये आपने कहां से लिया? बेटा ये दिया, 1 यूनिट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना था स्टैंडर्ड? 108। सर स्टैंडर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, एक्चुअल क्यों नहीं यूज कर रहे? सेम रीजन, क्योंकि एक्चुअल का जो प्राइस डिफरेंस है वो ऑलरेडी इन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो चुका हुआ है। अगर मैंने एक्चुअल प्रॉफिट यूज किया तो प्राइस वेरिएंस डबल कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा सर 1 यूनिट पर 108 रुपए मिलने चाहिए, तो अगर 1 यूनिट पर 108 रुपए मिलने चाहिए थे, इसका मतलब ये हुआ कि 200 यूनिट ज्यादा बेचकर मैंने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा दिया। कितने का? 21,000। सबसे बड़ा पाप जो बच्चों से यहाँ होता है, इवन जो आप लोग सुन भी रहे हैं उनसे भी ये पाप हो सकता है। वो पाप ये होता है कि बच्चा ये कैलकुलेट करते हुए खुद से यहां प्रॉफिट की जगह सेलिंग प्राइस यूज कर लेता है 250 रुपए। सर हम बेच तो 250 का रहे हैं ना। बेटा 250 का माल जो तुम बेच रहे हो चोरी का माल बेच रहे हो। 250 रुपए बेच के सारे पैसे तुम्हारी जेब में जाते थे? नहीं सर, 250 रुपए का बेचते थे तो 142 की कॉस्ट आती थी, मेरी जेब में 108 जाते थे। तो ये बात करो ना यार, अगर तुम्हारी जेब में 108 जाते थे तो 200 ज्यादा बेचने का मतलब है तुम्हारी जेब में 21,600 रुपए गए। अगर तुम यहाँ 250 रुपए यूज कर दोगे गलती से, तो तुम ये बोल रहे हो कि हमारी कंपनी फ्री में माल बना के बेच रही है, मतलब बेच पैसों में रही है, बन फ्री में रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपने ध्यान करना है। अच्छा, ये जो मैंने दोनों वेरिएंस बाहर निकाले हैं यहाँ, ये जो दोनों वेरिएंस मैंने यहाँ बाहर निकाले हैं दोस्त, ये कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है हमारी कंपनी? कॉन्सेप्चुअल बात है, ये काम जरा याद करने का, ध्यान करना। बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा होता है, अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग होता तो सेल्स प्राइस के ऊपर तो कोई 1 रुपए का भी इम्पैक्ट ना आता, वैसे ही जाएगा जैसे आ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कैसे? यहां जो तुमने प्रॉफिट लिखा हुआ है 108 का, इस प्रॉफिट की जगह तुम लोग यूज करोगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? तो अगर आपसे कल को एग्जामिनर पूछे
कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में थ्योरी का सवाल है, ध्यान करना, मैं आपकी थ्योरी भी कवर कर रहा हूँ। कोशिश तो मेरी यही है कि हर एक छोटी बात जो मैं कवर कर सकता हूँ मैं कवर करूँ। 3 से 4 मार्क का सवाल आता है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हर बंदे को मालूम है कॉस्ट कार्ड बना कि सर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट में एब्जॉर्ब होती है और मार्जिनल में टोटल में जो है वो जारी होती है। एक डिफरेंस और नोट कर ले मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, क्या सर, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा होता है स्टैंडर्ड सीएम से, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड प्रॉफिट से। अपने पास ये छाप लीजिए, दिस इज इट, ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब नई रिकॉर्डिंग